आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन और आज का जो टॉपिक है हमारा रियल एनालिसिस है ना। ऐसे अपन एक एक ग्रेजुएशन के टॉपिक को उठा रहे हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। रियल एनालिसिस के ग्रेजुएशन से देखे जाए तो 4 क्वेश्चंस हैं, बाकी रियल एनालिसिस से ही रिलेटेड है तो मैं बाकी के 3-4 क्वेश्चन भी और लेके आया और ये सभी क्वेश्चंस होने लायक है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है और कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है पहला सवाल है ना, बहुत आसान सा सीधा। हम रियल एनालिसिस में देखो क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जरूर पढ़ना है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के साथ साथ अपने को जो चैप्टर 1 जो है ना ऑर्डर्ड फील्ड, उसके बारे में भी चीज़ें देखनी है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी देखनी है। ये सारी चीज़ें वो अपन ने क्लासेस में करा रखी है ना, आपने पढ़ी हुई होगी। वो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, एक सीक्वेंस से बनता है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, वहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो बिल्कुल अपने को जो नेसेसरी है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए है ना। एक सेट के ऊपर क्वेश्चन आता है ना कि भाई उसका लिमिट पॉइंट पूछ लिया या कुछ और पूछ लिया उसके बारे में। ठीक है, और एक सीरीज का सम आता है वो भी देखना है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है हमारा है ना, जो एग्जाम में पूछा गया था। क्या कहता है, 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी जो है स्टेट्स दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर दैट इज बाउंडेड अबव हैज ए सुप्रीमम इन आर। क्या कहना चाह रहा है कि भाई एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर है ना दैट इज बाउंडेड अबव इट हैज सुप्रीमम इन आर है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिंपल जो है कहाँ नेसेसरी है, ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम में सिंपल है ना। यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है। देखो डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 जो है इरेशनल नंबर। मतलब ये होता है कि 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ये डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वही है ना, एक्स एंड वाई कोई भी रियल नंबर है तो उसके लिए एक एन पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिलेगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई, जहाँ एक्स पॉजिटिव हो। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी है ना। तो सीधा ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम में इसका। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है। वो कह रहा है पी ग्रेटर देन 0 है ना, फॉर पी ग्रेटर देन 0 ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है। ये हमारे पास जो सीरीज है समेशन -1 की पावर n अपॉन n की पावर p है। और ये जो है ना अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कन्वर्जेंट कब होती है, जब p ग्रेटर देन 0 हो। और वो कह रहा है p ग्रेटर देन 0 तो स्टेटमेंट 1 इसका मतलब ट्रू है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये जो सीरीज है 1 -½ प्लस 1/3 -1/4 ये कन्वर्जेंट है। अब जहाँ p ग्रेटर देन 1 है और उसकी जगह p की जगह 1 कर दें तो ये सीरीज बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी कन्वर्जेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गए। अगला ये जो सीरीज है 1 + 1/n + 1/3 मतलब सीरीज 1/n, ये क्या होती है, हाइपर हार्मोनिक। और हाइपर हार्मोनिक में p 1 से बड़ा है तब कन्वर्जेंट है, p 1 के बराबर या 1 से छोटा है तब डाइवर्जेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूले याद थे कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा है ना, ये डाइवर्जेंट है। तो तीनों ही ट्रू है और तीनों ही ट्रू सेकंड ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा है ना। बहुत ही मतलब इतना कोई भारी लेवल का नहीं था। हाँ क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर। अभी देखते हैं है ना। देखिए इसका तरीका क्या है, सीरीज दे रखा है x अपॉन n इंटू n + 1 इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द इंटरवल। क्या पूछ रहा है कि किस इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, किस में नहीं है ना। इसका मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से 3 में से तो है। ऑप्शंस देखेंगे 0 से 10, 0 से इनफाइनाइट, 0 से 1, 0 से 2। अगर आप ना ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है समझना, हम कह रहे हैं कि यार यहाँ पे वैसे ये वाला ऑप्शन में सभी ऑप्शन इंक्लूड हो रहे हैं। अगर इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। समझना, आपकी बात समझ में भाई। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसके सबसेट में भी होगा। ऑप्शन से क्वेश्चन हो रहा है कि यार ये जो ऑप्शन है अगर इसमें हुआ तो सब में होगा। इसका मतलब चारों ऑप्शन ट्रू हो गए क्या, नहीं हुए, तो इसका मतलब इसमें नहीं होगा। पहला तरीका तो ये ऑप्शन से
कि सबसे बड़ा इंटरवल में अगर यूसी हो जाएगा तो उसके हर सबसेट में यूसी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसका मतलब या तो फिर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या ये ऑप्शन में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, और नहीं है तो आंसर यही है। देखो कितने आसान तरीके से बेसिक नॉलेज से अपन ने क्वेश्चन किया, ना तो यूसी का कोई तरीका लगाया। हाँ, अब दूसरा है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को और तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, अभी देखते हैं, है ना। देखो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, कुछ है। सबसे पहला काम क्या करो आप, वो हर एक रियल नंबर के लिए कह रहा ना, आप कोई भी रियल नंबर लगा दो यहाँ पे, अल्फा अपॉन एन एन प्लस 1 आ जाएगा। अल्फा कोई भी रियल नंबर फिक्स कर दिया, ये सीरीज बन गया। अल्फा पॉजिटिव तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, अल्फा नेगेटिव तो सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म, अल्फा जीरो तो टोटल वैल्यू जीरो। अब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म में यहाँ अपॉन में एन स्क्वायर बन रहा है, और एक टेस्ट होता है उसमें 1 अपॉन एन स्क्वायर लेके अपन जो लिमिट है नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और 1 अपॉन एन स्क्वायर और ये सीरीज दोनों का बिहेव सेम होगा, और ये सीरीज कन्वर्जेंट है हाइपर हार्मोनिक होने की वजह से, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। आ गया समझ में, मतलब सब जगह कन्वर्जेंट होगा। अब सवाल क्या कह रहा है ना, कहाँ नहीं है। तो फाइनाइट पार्ट में सब जगह कन्वर्जेंट मिल रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसका मतलब जो इनफाइनाइट पार्ट है उसमें यूसी नहीं होगा। सिंपल सी बात ये, आ गया समझ में, है ना। बाकी ये तरीका अपना वाला, उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है एक्स अपॉन एन, है ना। अच्छा, एक्स अपॉन एन जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन आर है, सॉरी, हर एक एक्स जो रियल नंबर है उसके लिए जो अपने को एफ एन एक्स गिवन है वो एक्स अपॉन एन है, समझना। अच्छा, किसी भी अल्फा के लिए ये जो अल्फा अपॉन एन, अच्छा इसकी लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी पर 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब हर एक अल्फा पर जो सीक्वेंस मिल रही है वो कन्वर्जेंट है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट। अब ऑप्शन में यूनिफॉर्मली भी है, डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कन्वर्जेंट आ रहा है। अच्छा, वो कह रहा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्मली दोनों ही है। अच्छा देखना, जब जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है ना, ऑप्शन से ही अपन बहुत काम कर सकते। देखना, जब जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है, सॉरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तब तब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन एक ही चीज को दिखा रहे हैं। क्वेश्चंस देखो, अगर हमारी नॉलेज अच्छी है, हमको ये रिजल्ट याद है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गई होगा। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और किसी ऑप्शन में लिखा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इट मींस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। आया समझ में, ये अपन पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही ऑप्शन तो या तो दोनों ट्रू है ना। आप एग्जाम में ये सोच सकते हो, अगर आपने यूसी का नहीं निकाल रहे हो तब भी मैं उसके बिना क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे हो जाएगा आसान तरीके से, है ना। यूसी है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। पर अगर यूसी हुआ तो ये दोनों ऑप्शन ट्रू है, तो इसका मतलब अगर वो पूछ रहा है कौन सा है, ये तो पहले डिस्कार्ड कर चुके हैं। अगर ये दोनों एक साथ ट्रू होंगे तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन डिलीट नहीं होने वाला तो ये दोनों ही ट्रू नहीं है, ये ट्रू है। हाँ, आ गया समझ, है ना। कन्वर्जेंट बट नॉट यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्मली होती है वो पॉइंट वाइज हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, है ना। दूसरा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होना, इसका मतलब ये है कि यार फिर से वही, जब x इनफाइनाइट की ओर जाएगा, है ना, तो ये टोटल वैल्यू जो है वो कन्वर्जेंट नहीं हो पाएगी, तो वो वहां से अपन कह सकते हैं वो यूसी नहीं। बाकी इसका और तरीका है, बड़ा मेथड है, उससे सोल्व किया जा सकता है, बट अपने को ये तरीके से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहे हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक के क्वेश्चंस, है ना। अब वैसे थोड़ा मीन वैल्यू अपना रोल लिस्ट थ्योरम और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो और ये भी होने लायक थे, है ना। अपन कितने क्वेश्चन किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 5 6 7 8, सोचो 8 के 8 क्वेश्चन होने वाले थे, और लिमिट वाले और भी मेरी जगह नहीं भी, मैंने कहा ठीक है भाई कि तुम देख लोगे, बट ये आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। क्या करना है, लेके खाना ही तो है ना। बस ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एग्जाम में, इतनी सी बात है। अच्छा देख लो क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या कह रहा है, एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स देन एफ डे 0,
है ना। तुम में से अधिकतर लोग ये गलती कर सकते हैं कि mod x आ रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट डेरिवेटिव, गलती कर सकते हैं ना। हाँ, अपॉन में mod x आ रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, ये ध्यान रहे। तो तुमको क्या करना है कि जो डेरिवेटिव की जो कंडीशन है वो क्या होती है, जैसे अल्फा पे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा होता है ना, उसकी लिमिट निकाल लेते हैं, एफ डे से अल्फा मिलता है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स, जीरो पे वैल्यू जीरो अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस जीरो तो वन, तो एफ डे जीरो कितना आ रहा है, वन। इसको गलत ना करें, है ना, आसान सवाल है, मोड एक्स देख के अपन कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ, मोड एक्स वही अगर ऊपर आ रहा होता, मल्टीप्लाई में आ रहा होता, तब अपन सोचते, है ना। हाँ जी, अगला सवाल है ना, आसान है। रोल थ्योरम क्या कह रहा है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। इसमें ए और बी दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2 वेयर एफ डेस 4/3 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। देखो रोल थ्योरम में वैसे क्या करते हैं अपन की, भाई कंडीशन क्या है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम हो, तो एक ऐसा सी मिलता है ए और बी के बीच में, ताकि एफ डे सी इक्वल टू 0। वो सी खुद कह रहा है ये है, तो ए और बी बताओ तुम, तो है ना, ए और बी कौन से, ये फंक्शन वाले, यहाँ 1 और 2, इसका मतलब इस फंक्शन की रोल थ्योरम के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है, तो 1 और 2 पर वैल्यू सेम आएगी, पहली कंडीशन। फिर जो डिफरेंशिएशन होगा उसका 4/3 पर, है ना। तो इसको कैसे सोल्व किया जा सके आसान टाइम में, कम से कम टाइम में, है ना, उसका तरीका देखना। सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालो, मतलब 1 निकालो। 1 क्या होगा, 1 माइनस ए प्लस बी माइनस 4, तो कुल मिला के माइनस ए प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू ये आएगा। अच्छा, अब जो 2 पर वैल्यू आएगी वो भी इसके बराबर आएगी। 2 पर वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2b। ऐसे ए और बी चाहिए जिनके लिए ये वैल्यू सेम है ना, ऐसे ए और बी चाहिए जिनके लिए ये वैल्यू, अगर तुम चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो भले, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये 4 उधर आएगा तो 3a माइनस बी और इक्वल टू 7, ये आ जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू दिखा दो, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो आंसर नहीं है, जो कर रहा होगा वो हो सकता है, ध्यान रहे, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी है ना। ये सही लिखा ना, उधर जाएगा 3a, ये माइनस बी, ये इधर आएगा तो 7, ठीक है। अच्छा, a 5 लिखा और b 8 है, 15 7, पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगला a 3 है 9, b 5 है 9 माइनस, ये तो नहीं है, a 5 है 15 माइनस 3, ये भी नहीं है, a 8 24 माइनस 5, ये भी नहीं है, पहले ही ऑप्शन है। देखो वो एफ डे सी की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये जो ऑप्शन से क्वेश्चंस जाना कि भाई एक तरीका तो ये आ गया, दूसरा तरीका तुम क्या करते हो पता है, अच्छा ये दे रखा है, इसको निकालो डेरिवेटिव, 4/3 पर वैल्यू पुट करो, फिर ए और बी में दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर ए और बी निकालो। क्यों निकाले भाई, जब हमको ए और बी दे रखे हैं, सुनना हमेशा ये गलती मत कर लेना कि कहीं यहाँ तो क्या हो रहा था, ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, है ना। तो क्या हुआ कि भाई अपना ये बचा हुआ जो सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर है। कई बार एक ऐसा ऑप्शन दे दे कि ये भी कर रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन निकाल के ये भी सेटिस्फाई उसमें करेगा, तो दो में से एक ऑप्शन जो होगा वो नहीं कर रहा होगा, जो नहीं कर रहा वो आंसर नहीं है, जो कर रहा है वो है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल। एफ ओ, ये मतलब कोई लड्डू से सवाल है ना, बस कोई बड़ी बात नहीं। एफ ऑफ एक्स की पावर 5 इक्वल टू 5x³ देन एफ ट्रिपल डेस 1 कितना होगा। क्या फर्क पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन आता ना अपने को, करो डिफरेंशिएशन। देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। अच्छा, अब क्या होगा एफओजी वाला कि भाई अंदर वाले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो अंदर वाले का भी करेंगे। 5x की पावर 4 इक्वल टू 15x², तो यहाँ से क्या मिलेगा 3/x² एफ डेस x की पावर 5। अगली बार करेंगे तो एफ डबल डेस, अच्छा अंदर वही रहेगा
5x⁴, इसका करेंगे तो -6/x³। अच्छा ये आएगा तो x⁴ नीचे आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। अगली बार करेंगे तो ट्रिपल डैश, समझना यहाँ x⁵ रहेगा, x⁵ का 5x⁴, और यहाँ से इसका करेंगे तो -7 और आएगा तो 42, और ये 5 नीचे आएगा तो 25, ये पावर नीचे आएगा तो 11। अब ये 1 पर चाहिए तो यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा तो 42/25, पहला ऑप्शन। कितना आसान सवाल है ना, सिंपल सा काम था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चंस कोई से 11th-12th के हो बोले 1 मिनट में से कम टाइम में होने वाले होते हैं, हमसे नहीं हो रहे, बात अलग है, बाकी होते हैं। अगला सवाल वो तो ये है। अच्छा वैसे इसमें कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है भी बताता हूँ। एट दी ओरिजिन फंक्शन डिफाइन कर रखा है, पर फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं कर रखा है। क्यों? 0 पे ये वैल्यू 0 पर। दूसरा आगे कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, और हम जानते हैं कॉन्टिन्यूटी तभी डिफाइन होती है जब फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन हो, है ना। तो पहले तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, पहले तो इस क्वेश्चन में दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? ये ऐसी कुछ समस्या। अब रही बात क्या कि अब जो है हमारे पास, हाँ डिफाइन होता तब की बात है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिखा, क्योंकि ओरिजिन पर डिफाइन ही नहीं है तो हम इसको कैसे सोल्व करें ना, डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर ओरिजिन पे वैल्यू जैसे दे दे 0, कितनी दे दे 0, तो क्या होगा कि भाई डिसकंटिन्यूअस बिकॉज ये mod x/x इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा mod x/x है ना, इसकी लिमिट x टेंड टू 0 निकालना, देखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। देखो ये है ना, एक बार तो 1 देगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार -1 देगा, तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंटिन्यूटी तो छोड़ो। तो इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा x माइनस mod x, ये तो हमेशा लिमिट कितनी दे देगा? 0 दे देगा, 0 पे, है ना, लिमिट बस। तो इसका मतलब अगर 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही वैसे, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है हमेशा। तो ये जो कह रहा है ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस बिकॉज mod x/x इज डिसकंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूअस बिकॉज x माइनस mod x एंड mod x/x बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, तो दोनों तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है अगर 0 पर वैल्यू 0 दे रही है तो, है ना। और कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि वो दिक्कत कर रहा है, और ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन है कि भाई डिसकंटिन्यूअस बिकॉज mod x/x इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए वैसे डिलीट होने वाला है ये क्वेश्चन, है ना, जब भी लगेगा आप लगा सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ ग्रेजुएशन के कुछ और टॉपिक को लेकर आएंगे और वहाँ के क्वेश्चंस करेंगे, वही 1 मिनट से कम टाइम में, ठीक है ना। जल्दी से अपन 4-5 टॉपिक हो चुके हैं, और भी टॉपिक जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।